Hello dear students, good afternoon to you all. कैसे हैं आप लोग? लेसन बेटा भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? हाँ, रिवीजन करके आए हैं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो हमने इसको पढ़ा था, ये सारी चीजें हो गई थी। आरएफ कैलकुलेट करना हमने बता दिया था, ठीक है? और ये बताया था मैंने कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है? इन बिटवीन। हाँ, दूसरी बात है, ये थिन लेयर में बात कर ली थी मैंने, और यहाँ पे बोला था कि अगर कोई सैंपल यहाँ पे लगा दिया जाए तो वो डिफरेंट एफिनिटी के चलते हुए वो सेपरेट हो जाता है। अब बात हम लोग करने जा रहे हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में जो कंपोनेंट है उसका डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट होता है कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्ट। ये आपका है कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी मोबाइल फेज। क्या है, अभी समझते हैं इसको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम अभी आया भी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब होता क्या, बड़ा ध्यान सुनना। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, स्पेशल पेपर होता है, यूज किया जाता है। दूसरी बात है, क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट। इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वाटर ट्रैप्ड होता है इस पेपर में। स्पेशल पेपर होता है जिसमें क्या होता है, वाटर ट्रैप्ड होता है, which acts as a stationary phase, जो कि आपका स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करता है, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने देखिए बेटा, ये जो है वो पेपर है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, और इसी में क्या बेटा वाटर ट्रैप्ड होता है, स्पेशल पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोलते हैं। A strip of chromatographic paper is spotted at the base with the solution of the mixture is suspended in a suitable solvent or a mixture of a solvent। हमने यहाँ पे जिसको सेपरेट करना है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट में डाल दिया उसको, जिसको सेपरेट करना है उसको हम ऐसे डॉट लगा देते हैं, जैसे आपको बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ, दिस सॉल्वेंट एक्ट्स एज ए, यहाँ पे जो ये सॉल्वेंट है ये आपका मोबाइल फेज की तरह काम करता है। ये सॉल्वेंट आपका यहाँ क्या करता है बेटा, एक मोबाइल फेज की तरह काम करता है, ठीक है? तो द सॉल्वेंट राइजेज अप, द सॉल्वेंट राइजेज अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन and flow over the spot. The paper selectively retains different component according to their differing partition in the two phases, that is mobile and stationary. The paper strips so developed is known as chromatogram. अब मैंने एक बार पढ़ दिया है, सारी चीजें आपको समझा भी दिया, एक बार और बोल देता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं पेपर बनाया गया, इसको फिर हमने क्या है, एक क्लिप लगा के इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया जिसमें हमने सॉल्वेंट डाल दिया है। अब ये सॉल्वेंट इसमें राइज होगा, जैसे मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट इसमें राइज होगा, धीरे धीरे राइज होगा, और जिस तरह से जो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो एफिनिटी टूवर्ड्स होगी, सॉल्वेंट में ज्यादा एफिनिटी है तो वो ऊपर चढ़ जाएगा, स्टेशनरी फेज में ज्यादा एफिनिटी है तो वो नीचे रह जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंट फैक्टर, जैसे भी मैंने आपको जिप फाइल दिखाई थी, एक आपको डायग्राम दिखाया था, क्लिप दिखाई थी, उसी हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। जैसे देखो इसमें डिफरेंट तरह के ब्लू, पर्पल, रेड, ऑरेंज और डिफरेंट तरह के डॉट्स नजर आ रहे हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डॉट्स आपको कलर नजर आ रहे हैं, कभी कभी नजर नहीं भी आते हैं। अगर ये नजर नहीं आते हैं तो इनको हम लोग यूवी चैम्बर होता है, यूवी चैम्बर, ठीक है बेटा, उस यूवी चैम्बर में इसको रखते हैं, और उस चैम्बर के थ्रू इसमें फिर कलर हमको दिखते हैं। या तो फिर हम क्या करते हैं, हाँ, इसमें क्रिस्टल ऑफ आयोडीन डाल दिया जाता है, आयोडीन। तो आयोडीन से क्या है, ब्राउन स्पॉट बनने लग जाता है।
या फिर अमाइनो एसिड ले लिया, तो अमाइनो एसिड के लिए हम अंकित कुमार एकदम सही बोल रहे हो, अमाइनो एसिड है तो उसमें क्या है, निनहाइड्रिन का सोल्यूशन ले लिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो उस तरह से हम इनको कलर को देख सकते हैं। ये सब आपको एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है बेटा, जरूर एक बार एनसीईआरटी से पढ़िएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा, ये जो रेड वाला डॉट बना है इसकी आरएफ वैल्यू की वैल्यू बताओ, आरएफ क्या होगा? अच्छा, ये जो है 10, ये वैल्यू वाई है, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। हाँ वेरी गुड, सही लिखा आपने। तो आरएफ वैल्यू क्या है, 2/10, दैट इज 0.2 आया। अगर मैंने ब्लू वाले के लिए पूछा, ब्लू वाले के लिए आरएफ वैल्यू करता हूं, तो क्या आएगा बेटा, 8/10, और क्या आएगा, 0.8 आएगा। तो अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं, जिसकी आरएफ वैल्यू ज्यादा है, जिसकी आरएफ वैल्यू ज्यादा है, उसका स्टेशनरी फेज से एफिनिटी क्या है, कम है, सॉल्वेंट से एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। और जिसका आरएफ कम है, उसकी स्टेशनरी फेज से एफिनिटी ज्यादा है, सॉल्वेंट से कम है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे इस चीजों को आप देख सकते हो, ये चीज हमने आपको बताना सिखा दिया है। अब ये आपके लिए समरी है, समरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये हमने पढ़ लिया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टू टाइप के पढ़े, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर हम स्टेशनरी फेज की बात करते हैं तो कॉलम और थिन लेयर में दोनों में ही सिलिका जेल और एल्युमिना जो है स्टेशनरी फेज है। लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है, क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप्ड इन इट, जैसे वाटर ट्रैप्ड होता है वो आपका स्टेशनरी फेज होता है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में है क्या, उसके अंदर वाटर है स्टेशनरी फेज, और तुमने दूसरा सॉल्वेंट लिया है, तो उनमें दो डिफरेंट पार्टीशन के कारण, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग के कारण कि क्या है, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। मोबाइल फेज की बात करें तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में एलिमेंट व्हिच इज ए लिक्विड आर ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड, वो कॉलम में भी है, वो थिन लेयर में भी है, लिक्विड और मिक्सचर ऑफ लिक्विड, और वही क्या है, पेपर में भी है, लिक्विड और ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड। प्रोसेस क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसे मोबाइल फेज ऊपर से डालते हैं, टॉप टू बॉटम आता है, टॉप टू बॉटम इन ए कॉलम हैविंग स्टेशनरी फेज। थिन लेयर में क्या है, मोबाइल फेज फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये बॉटम से टॉप में जा रहा है, ओवर ए थिन लेयर ऑफ एन एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट। और पार्टीशन में क्या है, पेपर में मोबाइल फेज फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप ओवर क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये जितना पढ़ाया उन सभी को क्या है, समराइज कर दिया, तो इसको आप बेटा जरूर अच्छे से देखना, ठीक है। चलिए अब हम आपसे थोड़ा सा GOC2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखना बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है इथीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से साथ करा दो। प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो गया बेटा, प्यूरिफिकेशन कंप्लीट है समरी के साथ। तो आप बताइए, इथीन कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने पढ़ा है क्या, H प्लस OSO3 H माइनस में देख सकते हो, यस। तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH2 CH2। अब यहाँ पे देखो, इधर H लग गया तो ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ जाएगा OSO3H। वेरी गुड, बेहतरीन जवाब दिया आपने। पानी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, जवाब दीजिए। आपको जो प्रोडक्ट बन के आएगा दैट इज CH3 CH2OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या बेटा, दिस इज द बी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सभी स्टूडेंट्स को? तो ये आपका बी बन गया। अगला क्वेश्चन है ऑक्जो प्रोसेस, इसे बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ये आपके ऑर्गेनिक में नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक के हाइड्रोजन और इट्स कंपाउंड जो चैप्टर दे रखा है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें दे रखा है बेटा ये, ठीक है। तो जब हम इथीन की रिएक्शन CO+H2 के साथ कराते हैं, तो CO+H2 जो है ये रिएक्शन आपस में करेगा और दो कंपोनेंट बनाता है, एक कंपोनेंट H और दूसरा कंपोनेंट CHO। ये ट्रिक से बता रहा हूं मैं, ये दो कंपोनेंट आपके सामने ये बन जाते हैं, ये दो कंपोनेंट आपके बन गए
एक तरफ जाके ये अटैच हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके ये अटैच हो जाएगा, और जो आपका बन के आता है दैट इज CH3CH2। बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं मैं। और ये बन गया बेटा CHO का फॉर्मेशन हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान सुनना, इसमें जो कैटलिस्ट है वो हम लोग लेते हैं ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट लिया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो कोबाल्ट, कोबाल्ट ले लिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या करा जा रहा है बेटा, देखा जाए अगर एल्डिहाइड बन गया तो उसके बाद इसका रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल ही बन जाएगा, लेकिन इस एल्डिहाइड का बनना ही जो है वो क्या है बेटा, ऑक्सो प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो इनमें आप देख रहे हो कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है, क्या, हाँ, एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप हो रहा है क्या। तो हाइड्रो और फॉर्माइलेशन, हाइड्रो का मतलब हो गया H ग्रुप, और फॉर्मेशन मतलब CHO, इसका एडिशन हो रहा है तो नाम हो गया बेटा हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ये एनसीईआरटी 11th हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में दे रखा है। चलिए, बेकर प्रोसेस, ये कमर्शियली प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल है। ये आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें दे रखा है बेटा, कि जब इथीन की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं PD+2 या Cu+2 कैटलिस्ट, जैसे PD+2 की बात करें तो हमने लिया PDCl2 इन वाटर, तो बेटा यहां पर जो है आपका एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और 90% एसिटल्डिहाइड कॉमर्शियली इससे हमें प्राप्त होता है। इन सबकी अपनी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, ठीक है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, एकदम सही बोला आपने। लेकिन चीजें हमें पता होनी चाहिए, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में भी आया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस, आप इसको मैच करिए, जवाब देखिए बेटा क्या होगा। ये इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो आप लोग, B2O5 जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, आंसर 1 ही होगा। सेकंड, जो आपने जिगलर नट्टा कैटलिस्ट पढ़ा था, याद करो, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट कहाँ पढ़ा था, LDP बनाने में कि HDP बनाने में, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, HDP बनाने में, ठीक है। PDCl2 अभी मैंने पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, वैसे इन्होंने इथाइन लिख दिया है लेकिन ये आपके सामने क्या है बेटा, इथीन, तो यहाँ पर जो है इथीन ये है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ का पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन में यूज होता है, सब आप पढ़ते भी हो, ठीक है बेटा, निकल कॉम्प्लेक्स का। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये सारी चीजें देखिए अभी क्वेश्चन आया हुआ रिसेंटली। अब ये क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ स्टेबिलिटी में अरेंज करो, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इसका। तो अगर मैंने इसको बोल दिया ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका X और ये है आपका Y, ठीक है। तो बेटा अगर आर्थो पैरा पर हेलोजन होता है, आर्थो पैरा पर हेलोजन होता है, तो वहां हम नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देखते हैं। नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कैसे, -I और +M के कारण। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, और इसमें क्या बेटा Cl जो होता है वो F से ज्यादा होता है, तो आपका जो हो गया B इज ग्रेटर देन A। आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया निगेटिव जो है रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा, बताया है आपको, निगेटिव रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा और फिर रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचेगा, और जैसे यहाँ पहुंचेगा क्या यहाँ पे आपको बैक बॉन्डिंग नजर आने लग गया क्या, जवाब दीजिए, बैक बॉन्डिंग नजर आने लग गया, यस। तो बेटा क्या है आपका B इज मोर स्टेबल देन A। लेकिन अगर वो मेटा पर है तो -I मैक्स किसका होता है, फ्लोरीन का, तो बेटा X इज ग्रेटर देन Y, यहाँ केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, X इज ग्रेटर देन Y, यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ये आपका 12th के एनसीईआरटी में हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में दे रखा है, ठीक बेटा, हाँ।
एराइल हैलाइड और हेलोजन में? बताइए, जवाब दीजिए। अरेंज इन इंक्रीजिंग टूवर्ड्स, अरेंज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा ABCD में? अच्छा, अगर आप SN1 की बात कर रहे हो तो बड़ा ध्यान सुनना, अगर आप क्या है केटायन बनाओगे, तो केटायन बनाओगे तो इसके पास कितने अल्फा H नजर आएंगे आपको? 9 अल्फा H नजर आएगा। ध्यान सुनना, यहाँ कुछ आप गलती करोगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हटाओगे तो यहाँ पे आपको 5 अल्फा H नजर आएगा, इसको हटाओगे तो यहाँ पे आपको 1 अल्फा H नजर आएगा। रिअरेंजमेंट करके नहीं देखना होता है, जस्ट बनने वाले को देखते हैं। और इसको अगर हटा के देखा तो आपको 2 अल्फा H नजर आएगा। तो इतना तो पता है, A का B से ज्यादा और B का C से ज्यादा, लेकिन C और D में हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो गलती क्या करोगे आप, D का C से ज्यादा बता दोगे, जैसे कई बच्चे इसमें लिख भी रहे हैं, इसलिए मैंने इसको बेटा सबसे लास्ट में एक्सप्लेन किया है, D को C से। लेकिन बेटा ऑर्डर ये है ABCD। अगर आपके हिसाब से ऑर्डर होता तो इस क्वेश्चन को देने का कोई मतलब नहीं था। अब चीजों को समझना ध्यान से, ये जो ग्रुप है दिस इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो मैं दो तरीके से समझा सकता हूं। पहला, अगर एक अल्फा H का ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है। ठीक है बेटा, किससे? H इफेक्ट से इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा। तो बेटा ये आंसर होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बात करूं तो 1 डिग्री कटायन स्टेबल नहीं होता ज्यादा, 1 डिग्री कटायन स्टेबल नहीं होता। तो ध्यान सुनो, C और D दोनों में ही 1 डिग्री बनेंगे, दोनों में ही 1 डिग्री बनेंगे। तो दोनों SN1 नहीं देना चाहते, किधर जाना चाहेंगे? SN2 की तरफ जाना चाहेंगे। तो आप सुनना, किधर जाना चाहेंगे? SN2 की तरफ। अच्छा, SN2 की तरफ ज्यादा कौन जाना चाहेगा, C की D? स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम है? D वाला। तो जो SN2 की तरफ ज्यादा जाएगा वो SN1 की तरफ कम जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? D कम है। बेटा एनसीईआरटी में याद रखो। और इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देखो, जेईई में इसने पूछा है SN1 के ऑर्डर में। तो ये प्लस शो कर रहा है, यहां से देखो, ये हटा के केटायन बनाओगे, ये हटा के केटायन बनाओगे, तो प्लस का C सबसे आगे होगा, फिर आएगा D, C और D, उसके बाद क्या आएगा बेटा? जवाब दीजिए। ये कौन सा ग्रुप आगे आ गया? क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया बेटा? जवाब दीजिए। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आंसर है CDA और फिर आ गया B। और बेटा ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया है, ये एग्जाम्पल में दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया है। जब आप बेंजीन की रिएक्शन, ये आप पढ़ा भी चुका हूं कुछ ना कुछ, तो बेंजीन की रिएक्शन जब आप किसके साथ कराते हो बेटा? फॉर्मल्डिहाइड HCl के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड ये हमने बेटा पहले भी पढ़ाया है, H+, लीडर मैनेज रिएक्शन याद करो। और क्या बनेगा बेटा? ये CH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है। वापस से अगर हमने इसमें बेंजीन ले लिया तो बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे CH2OH लग गया। वापस से यहां तक तो चीजें आप समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर अभी इसमें क्या है, HCl है, तो HCl से क्या होगा? ये वापस से प्रोटोनेट हो जाएगा, और क्या होगा? बाहर निकल जाएगा प्रोटोनेट होकर, कैटायन बनाएगा और Cl उस पर अटैक कर जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन गया? CH2Cl, फॉर्मेशन हो गया बेंजाइल क्लोराइड का। अब AgCl लोगे तो क्या होगा बेटा? Cl हटेगा तो क्या बनेगा? NC, कोवैलेंट होता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला जो है, दिस इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, इस स्लाइड पे जो भी लिखूंगा वो नॉट मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन आप क्वेश्चन पूछते हो, कहीं ना कहीं मिलेगा, तो आप फिर मेरे पास जवाब के लिए क्वेश्चन भेजोगे। ठीक है, हाँ ध्यान से देखना बेटा। बेटा Cl है ना, आयुष आनंद, Cl है ना, तो वापस से अटैक कर जाएगा बेटा, मीडियम एसिडिफाइड है। ठीक है, ये एल्कोहल है, ठीक है, और ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, वो कीटोन है। यहां पर मैंने ले लिया एसीटोन, और यहां ले लिया मैंने 2 प्रोपेनॉल।
ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो क्या होता है, अगर हम एल्कोहल को एसीटोन के साथ, एसीटोन एक्सेस में लेते हैं, अगर एल्कोहल को एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं और हमने ले लिया एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड भी हो सकता है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड भी हो सकता है, आप तो याद रखो एल्युमिनियम का सॉल्ट। तो इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ध्यान सुनना, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसमें हो जाएगा, कीटोन में, और एसीटोन का रिडक्शन हो जाता है 2 प्रोपेनॉल में। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में हुआ है, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है ओपेनर ऑक्सीडेशन। सेम रिएक्शन को उल्टा देखो, उल्टा देखते हो तो क्या हो रहा है कि अगर हमने कीटोन के साथ 2 प्रोपेनॉल ले लिया और प्रोपेनॉल एक्सेस में ले लिया, तो क्या होता है, यह कीटोन जो है इसका रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन किस में हो जाएगा, एल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है, ये हो गया इसका रिडक्शन, और इसका नाम है एमपीबी रिडक्शन, मीर बीन पॉन्डॉल वॉलिडेशन। अब तो केवल एमपीबी देखो, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, आप देखो एल्युमिनियम का सॉल्ट यहाँ पे भी लिया गया है। तो कुल मिला के एल्युमिनियम का सॉल्ट हो, एल्कोहल से कीटोन बने तो ओपेनॉल, और कीटोन से अल्कोहल बने तो एमपीबी रिडक्शन। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको इतना ही याद रखना है। और जो आपका लास्ट है दैट इज कॉल्ड एज जेनिन रिएक्शन। ध्यान सुनना बेटा, यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पूछते हो कहीं ना कहीं मिलेगा। सेलेक्टिव रिडक्शन नाम है जेनिन रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए NO2 ग्रुप है, यहाँ पे ये NO2 लगा है, ये NO2 लगा है, 2 NO2 ग्रुप लगे हैं, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NH4SH के साथ, या इसकी रिएक्शन करा दें हम NH4 वोल्ट वाइज H के साथ, या बेटा इसकी रिएक्शन करा दें हम Na2S H2S के साथ, यानी सल्फर के कंपाउंड के साथ, अमोनियम या सोडियम का सल्फर ले लिया, तो एक NO2 रिड्यूस हो जाता है और एक बच जाता है। तो एक तो रिड्यूस हो गया किसमें, NH2 में, और एक NO2 रह गया, यानी एक को रिड्यूस करता है, एक को नहीं करता है, नाम क्या है, जेनिन रिएक्शन। बस इतना ही याद रखना है बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करा है। ये आपका करेक्शन है मॉड्यूल नंबर 3 में, पेज नंबर 197, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन 4 में ऑल ऑफ द अबव कर लेना है। और मॉड्यूल नंबर 6 जो है उसमें पेज नंबर 154 पे एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आंसर नंबर 2 कर लेना। क्या सारी चीजें समझ में आ गई आपको? ऋषिका क्या कह रही हैं? ऋषिका बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको बताई जा चुकी है। अब आइए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब सुना बेटा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 बात कहना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। बात यह है कि ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, क्या मैं सही हूं? जवाब दीजिए। ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। पहली बात तो इसको आपने डिजिटल क्लास में पढ़ रखा है, पहली बात। दूसरा, यह आपको डिटेल में बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, इकोलॉजी में, और जो बायो में है वही सब यहाँ पर दे रखा है। अभी मैं आपके सामने एक फास्ट रिवीजन कराऊंगा इसका, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ सर ये तो सब वही है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ और एक चैलेंज, टास्क एसोसिएटेड विद चैलेंज। आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता है, 1 वीक का टाइम दिया जाता है, ओनली 1 वीक। आपको इस 1 वीक के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पोर्शन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पोर्शन है, उसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, एक एक लाइन पहले अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि यस ये तो पूरा बायो वाला ही इकोलॉजी है। जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे आप उसको अंडरलाइन कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें।
क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? और मुझे मैसेज करना है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मुझे मैसेज करना है। जैसे मैं मैसेज करता हूँ आप सबके सामने पहुंच जाता है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो मैंने बनाया है, आपको जो मोटिवेशनल मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन जाती पहुंच जाती है, आप सभी को मुझे मैसेज करना है कि सर हाँ एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो आपको बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो मैं सब पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके अलावा प्यूरिफिकेशन जो आज मैंने पढ़ाया है, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगानी है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सभी को? क्लियर हो रही बेटा? क्योंकि आज हम सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ऑर्गेनिक का आज सिलेबस कंप्लीट हो रहा है प्राची बेटा। ठीक है, तो अब आप मुझे मैसेज के थ्रू ही बताओगे, मैसेज के थ्रू ही बताओ। तो टास्क स्टार्ट होता है आज से। अब आप में से कौन कितना फास्ट है? फास्ट मतलब ये नहीं कि पन्ने पलट के आ जाओ, अच्छे से पढ़कर मैसेज करना मुझे शुरू करना है। और एप्लीकेबल हो जाएगा मैसेज कल शाम से। कल शाम से आप मैसेज करना शुरू कर सकते हो, एक हफ्ते का पूरा टाइम है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, आज ही। अब जो भी आपसे हमारा और आपका संपर्क होगा वो टेलीफोन के द्वारा ही होगा, मतलब मोबाइल के ही द्वारा होगा। ठीक है, आज लास्ट क्लास है। चलिए एक फास्ट रिवीजन करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो टास्क मैंने दे दिया है, देखें कितनी जल्दी आप लोग कंप्लीट करते हो। मेजर मैंने बता दिया था, 14 ऑफ मई से मेजर है, आप सभी को आपके अकाउंट पे भी अपडेट आ गया होगा। ठीक है, हाँ चलिए। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मैं केवल हेडिंग पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि आप ये सारी चीजें जानते हो। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द केमिकल फिनोमेना अकरिंग इन द एनवायरमेंटल इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसे एटमॉस्फेयर से बात करें तो ऑल गैसेस, वाटर वेपर, ओजोन, ये सारे क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। ठीक है, हाँ अब आ जाइए सब्जेक्ट बेटा, आप सारे डाउट्स बाद में। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो कॉजेज ऑफ पोल्यूशन जो है फास्ट ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन है, एक्सेसिव ट्रायलाइजेशन है, और पेस्टिसाइड्स हैं। औद्योगिक का बहुत ज्यादा बढ़ना, ये सब जो है इनके क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के काज है। टाइप्स ऑफ में बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेट भी कर देते हैं, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेट कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल HgAl, DDT व्हिच डू नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन, और DDT तो आप पढ़ते हो बायो मैग्निफिकेशन। ट्रायलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में? चलिए अब अगर बात करते हैं न्यूक्लियर, हाँ प्लास्टिक मटेरियल, DDT, हैवी मेटल, मैनी केमिकल और न्यूक्लियर वेस्ट, जो सारे के सारे क्या है आपके इसके एग्जांपल हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट में जो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात करें तो मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन नेचुरल सोर्स जो है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, SO2, फॉरेस्ट फायर है। और मैन मेड एयर पोल्यूशन क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसके अलावा आप जानते हो, पढ़ते हो, डिफॉरेस्टेशन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी स्टूडेंट्स को? और एग्रीकल्चर जो कि आपके एक्टिविटी हो गई, ये सारी की सारी चीजें बेटा आप पढ़ते हो। क्या आपने सारी चीजों को पढ़ा है? जवाब दें। जवाब दिए बेटा। तो ये हाँ, ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी है। अब आगे बात करते हैं। तो एयर पोल्यूटेंट की अगर हम बात करें, एयर पोल्यूशन की बात करें तो ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट है, मेनली रिलीज्ड बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हार्मफुल इफेक्ट है तो आप तो पढ़ते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बारे में सब आप पढ़ते हो। द कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस बिकॉज इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑन आरबीसी ऑफ आरबीसी अबाउट 300 टाइम्स इजिली देन O2। इसलिए कमरा बंद करके और अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। ये आप पढ़ते हो बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? हेडेक, वीक आई साइट्स, ठीक है, नर्व, हाँ ये सारे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हो जाती है।
इन ब्लड प्रीमेच्योर बर्थ, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस एंड डिफॉर्म बेबीज हैं। हाँ, ये सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम। CO2 एज ए पोल्यूटेंट की बात करें तो ग्रीन हाउस बैलेंस होता है इसमें, हाइड्रोकार्बन भी पोल्यूटेंट के कारण है। सल्फर कंपोनेंट में SO2 एज ए पॉलन प्रॉब्लम करता है, रिस्पिरेटरी डिजीज, आई में इरिटेशन करता है, फ्लावर में फोटोसिंथेसिस, क्या नाम है, स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बट विच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट, वो गिर जाते हैं। नाइट्रोजन की बात करी जाए तो NO2 एज ए पॉलन, मैं बस एक बार खाली रीडिंग लगा रहा हूँ, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है और आप इसको पढ़ भी चुके हो। हाँ, और आपको केमिस्ट्री में इसको पढ़ाया भी गया है, ठीक है। हाँ, तो डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लंग इरिटेंट होता है, टॉक्सिक इन लिविंग टिश्यू और हार्मफुल फॉर फाइबर एंड मेटल्स। CFC के बारे में आप अच्छे से पढ़ते हो, जैसे फ्रियॉन है, CF2Cl2 की जो हमने लाइट के प्रेजेंस में क्या है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और Cl फ्री रेडिकल देता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट जो है CFC Cl फ्री रेडिकल मिला, यही Cl फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और ClO रेडिकल का निर्माण करते हैं। ये ClO रेडिकल जो बना है वापस से नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वापस से Cl रेडिकल बना देता है। ये Cl रेडिकल वापस से ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। हाँ, वैसे ही बेटा प्राची। तो द रिएक्टिव क्लोरीन एटम देन डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन व्हिच आर रिपीटेड बिकॉज क्लोरीन एटम आर जनरेटेड इन द सेकंड रिएक्शन। वही चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, वही सारी चीजें हैं। Cl बनेगा, यूज होगा, Cl बनेगा, यूज होगा, मैं आपको पहले बता चुका है। The one molecule CFC can destroy more than 1000 ozone molecule in the stratosphere, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ O3 क्या है, डैमेज द कॉर्निया एंड लेंस, अफेक्ट द प्लांट प्रोटीन, रिड्यूसेस द क्लोरोफिल एंड अपसेट द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, प्रॉब्लम करता है। एसिड रेन जो है containing H2SO4 HNO3 लो होता है। when the pH of the rain drops below 5.6 it is called acid rain। SO2 ये ऐड किया है, SO2 and NO2 आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विथ वाटर, ऑक्सीडेशन और उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन के साथ आर मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन। इफेक्ट क्या आता है, हार्मफुल रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट हो जाती है, वाटर कोरोड्स वाटर पाइप, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द लेक, एग्रीकल्चर ट्री प्लांट में भी प्रॉब्लम होती है इससे, डैमेज बिल्डिंग कर देते हैं। ताजमहल के बारे में आपने पढ़ा है, ताजमहल के बारे में, अफेक्ट बाय SO2 एंड अदर एयर पोल्यूटेंट रिजेक्ट बाय ऑयल रिफाइनरी, और क्या है ये मथुरा, ऑयल रिफाइनरी ऑफ मथुरा, क्या अफेक्ट बाय SO2 एंड अदर एयर पोल्यूटेंट रिलीज्ड बाय ऑयल रिफाइनरी ऑफ मथुरा, ठीक है, वहां से जो है उसको अफेक्ट करती है। एसिड रेन रिएक्ट्स विथ मार्बल, CaCO3 जो होता है वो उसको क्या होता है, नुकसान कर देता है। Which of the following statement is not true about acid rain? एग्जाम में आया है, तो लिखा है causes no damage to monuments like ताजमहल। नहीं बेटा, डैमेज तो करता है, ठीक है, डैमेज तो करता है जो आपका पॉल्यूटेंट रिलीज्ड बाय ऑयल रिफाइनरी ऑफ मथुरा, ठीक है बेटा। अगला जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। द वार्मिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू रिमिशन ऑफ सन, रिमिशन ऑफ सन्स एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस देखिए नीट में आया हुआ है, मैंने ऐड किया यहाँ पे, इसको रेड भी कर दिया इसको, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ओजोन एंड CO2। द एटमॉस्फेयर में बी वायबल और नॉन वायबल। वायबल पार्टिकुलेट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, नॉन वायबल जो है वो मिस्ट, स्मॉग, फ्यूम्स एंड डस्ट से। और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट बिगर देन 5 माइक्रोन, जो 5 माइक्रोन से ज्यादा होते हैं, आर लाइकली टू लॉज इन द नेजल पैसेज, वो नेजल पैसेज में चले जाते हैं, और जो 1 माइक्रोन के अबाउट होते हैं वो लंग्स में एंट्री कर जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। स्मॉग के बारे में तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो, याद करो, फोटोकेमिकल स्मॉग आप पढ़ते हो ना, लंदन स्मॉग, लॉस एंजल्स स्मॉग, ये सब पढ़ते हो नहीं पढ़ते बेटा? हाँ, तो इस मैंने आपके ही इकोलॉजी से सब कुछ सीखा है, ठीक है। मैं चाहूँ ये सारी चीजें को आपको बहुत अच्छे और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट, लेकिन उसके लिए हमें क्या है बेटा, एक तो लेक्चर ज्यादा चाहिए, और एक दूसरी क्या चीज होगी कि ये सारी की सारी चीजें क्योंकि आपको पढ़ाई जा चुकी है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है बेटा। ये इकोलॉजी जो है ना वो सबका पार्ट होता है। मैं आपको बता दूं, ये आप तो इकोलॉजी पढ़ते ही हो, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में भी जो IITs में, NITs में या जो डिफरेंट इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं,
वहां पर भी ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो चीजें आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करी जा सकती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ हाँ कि ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, तो आप समय वेस्ट ना करके वहां से पढ़िए अवेयरनेस के लिए। यस, ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी फील्ड को हो, उसको ये पढ़ना चाहिए। तो स्मॉग विच डिस्क्राइब द स्मॉग फॉग लाइक कंडीशन, तो क्लासिकल स्मॉग जो होता है वो स्मॉग प्लस फॉग प्लस SO2 का मिक्सचर होता है, अकर्स इन कूल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, और ये रिड्यूसिंग स्मॉग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। और फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये आपका अकर इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट बाय एक्शन ऑफ सनलाइट, और ये आपके क्या होते हैं हाँ, ये सनलाइट ऑन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपके ऑटोमोबाइल फैक्ट्री से रिलीज होता है, और ये आपका क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बोथ NO2 एंड O3 रिएक्ट्स विद, दोनों NO2 and O3 reacts with unburnt hydrocarbon to produce formaldehyde, acrolein, and peroxyacetyl nitrate that cause the eyes to water and burn and are harmful to the respiratory system. तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, ये भी पढ़ते हो। द ब्राउनिश हेज ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द ब्राउन कलर ऑफ NO2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपको करना क्या है, ये इनको इफ वी कंट्रोल द प्राइमरी, देखो बेटा जेई मेंस में आया है, इफ वी कंट्रोल द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग के अगर हम प्राइमरी प्रिकर्सर को कंट्रोल कर ले, जैसे NO2 ही ऑप्शन में दे रखा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, द सेकेंडरी प्रिकर्सर सच एज ओजोन एंड पैन यानी पेरोक्सी नाइट्राइड, द फोटोकेमिकल स्मॉग विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का लाइन है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये लिस्ट आपको खुद से पढ़नी है। द टेबल लिस्ट द मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्स, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट है तो उसका सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक बेस्ड है, प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके टॉक्सिक हैवी मेटल है, सेडिमेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हीट एक्सेट्रा, ये सब आपको पढ़ना है। हैवी मेटल की बात करें तो मेटल सच एज कैडमियम, लेड एंड मरकरी, डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर भी आपके पोल्यूटेंट है, एसिड पोल्यूटेड वाटर जिसका पीएच लेस देन 3 है, एंड पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ये सारे के सारे क्या है आपके पोल्यूटेंट्स हैं। केमिकल पोल्यूटेंट्स की बात करें तो एसिड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है वो बोन और टीथ के लिए नुकसानदायक है, सल्फेट का लग्जेटिव इफेक्ट होता है, और नाइट्रेट का एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू मिथेमोग्लोबिनेमिया, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम आप पढ़ते हो बेटा, इसको करता है। ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 ppm फॉर द नाइट्रेट आयन इन ड्रिंकिंग वाटर हैज बीन सेट। तो बताइए, क्वेश्चन का जवाब दे दिए, एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिथेमोग्लोबिनेमिया। ये बेटा हाँ, ये आपको याद रखना है। ये देखो, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है, ये मैंने ऐड किया है इसमें, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में से है। तो क्या द मैक्सिमम रिकमेंडेड लेवल ऑफ कॉमन मेटल इन ड्रिंकिंग वाटर क्या होना चाहिए, ppm या मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है। जैसे जिंक का है वो 5, आयरन 0.2, Mn 0.05, कॉपर 3, Cd 0.005 एंड एल्युमिनियम 0.2। बेटा इसको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा, बीओडी सीओडी के बारे में मुझे शायद ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो पूरा, आप तो सीवेज प्लांट के बारे में अच्छे से पढ़ते हो, क्या मैं सही हूँ? जवाब दीजिए। हाँ, तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द organic matter present in a certain volume of a sample of water is called BOD. Clean water would have BOD value of less than 5 ppm, whereas highly polluted water could have BOD value of 70 ppm or more. और COD क्या है? COD is the oxygen requirement by chemical K2Cr2O7 for oxidation of total organic matter. और COD value is always higher than BOD value. ये आप सब पढ़ते हो बेटा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है।
ये सब, हाँ इकोलॉजी में पूरा मिशन लिख रहा है, इकोलॉजी में पूरा 2 पेज है इसके बारे में सब। सही बात बेटा करो, मैंने देखा है, मैंने आपको इकोलॉजी इकोलॉजी वाले सर से भी डिस्कशन किया है, उनसे मतलब मैंने ये डिस्कशन किया, उनको मैंने भेजा एनसीईआरटी कि सर आप देखिए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी देखा, मैंने भी इकोलॉजी को देखा, और तब जाके फाइनल हुआ कि नहीं ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ते हो। लैंड और सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो बाय पेस्टिसाइड्स, अभी तक कुछ ऐसा लगा जो आप इकोलॉजी में नहीं पढ़ते हो? जवाब देना, ऐसा कुछ लगा जो आप इकोलॉजी में नहीं पढ़ते? सब पढ़ा हुआ है आपको तो सर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाई है। अरे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो है, सब कुछ वही है, कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, तो बाय पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल, डीडीटी, मेलाथियन, एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स में बात करें तो सोडियम, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट। अगर बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट में तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप जानते हो इसके बारे में अच्छे से। द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट क्या होना चाहिए, इसमें क्या है, रिसाइकलिंग है, द कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास, द यूज ऑफ स्क्रैप मेटल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्लाइड आ रही है क्या? सरोज को स्लाइड नहीं दिख रही है, आ रही है बेटा। द रिकवरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम बर्निंग कंबस्टिबल वेस्ट। ग्रीन फ्यूल क्या है, फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, हैज हाई ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इनकी ऑक्टेन रेटिंग जितना अच्छा होगा फ्यूल उतना अच्छा होता है। इट कंटेन नो लेड एंड ग्रीन फ्यूल कहलाता है, बायोगैस। यहाँ पे देखिए, तो इसके अलावा डाइजेशन, डंपिंग, इंसिनरेशन क्या है, हाई टेम्परेचर पे इंसिनरेशन कन्वर्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल टू CO2 एंड H2O, ये सारी चीजें। डंपिंग में ओशन, डंपिंग ऑफ सीवेज स्लग, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। ग्रीन केमिस्ट्री इज ए वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर साइंस टू रिड्यूस द एडवांस इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ऐसा कुछ करो कि रिड्यूस द एडवांस इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ की अगर बात करते हैं तो बेटा यहाँ ध्यान से देखना, ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ ब्लीचिंग क्लॉथ। यहाँ देखिए मैंने कुछ ऐड किया है, इस पे क्वेश्चन जो रेड किया यहाँ से क्वेश्चन आया है कि टेट्राक्लोरोइथीन वाज अर्लियर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, पहले यूज किया जाता है इसको। द कंपाउंड कंटामिनेट्स द ग्राउंड वाटर एंड इज आल्सो अ सस्पेक्टेड कार्सिनोजन, कार्सिनोजन था सस्पेक्टेड। The process using this compound is now being replaced by a process, आजकल रिप्लेस कर दिया जहां लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, यही क्वेश्चन आया था बेटा, ये आंसर था मेडिकल में आ चुका नीट में। लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विथ ए सुटेबल डिटर्जेंट इज यूज्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट बाय लिक्विड CO2 will result in less harm to groundwater। ठीक है बेटा, and these days hydrogen peroxide is used। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग ऑफ पेपर क्या है, H2O2 में सिंथेसिस ऑफ केमिकल, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बेकर प्रोसेस बताया है, ठीक है, ये वही है बेटा, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन। और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप अच्छे से जानते हो, ये किससे, मिक गैस के बारे में, December 2, 1984, याद नहीं करना चाहता है कोई इस दिन को, तो ये वो घटना थी जो कि आप पढ़ते हो। ये जो है नए वाले एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी, उसमें आपको मिलेगा, पुराने एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा एक बार आपके थ्रू जाना चाहिए कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, 2 प्रोग्राम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है बेटा, क्या था, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये बस ये याद रखना, SBMU, एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, SBMG। द SBMU primarily aims at making urban India free from open defecation and achieving 100% scientific management of solid waste in the country, ये आप जानते हो सारी चीजें में। and the SBMG target to bring about an improvement of the general quality of life in rural areas by promoting cleanliness and hygiene and eliminating often defecation। बस एक बार पढ़ जाओ इसको, डिफिकेशन से दूर करना है, क्लीनिंग करना है, ये सारी चीजें हैं ओपन एरिया में। इट इज accelerating its effect to achieve the goal of universal sanitation,
coverage by 2 October 2019 which is the birth anniversary of महात्मा गांधी। और ये आपने तो बना हुआ देखा होगा, क्या समझ में आया? एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है बेटा, तो आप एक अवेयर हो, इसके लिए मैंने दे रखा, चूंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है इसलिए एसबीएमयू एसबीएमजी नाम आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हार्ड वर्क, ये जो हार्ड वर्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हार्ड वर्क को हम और अगर अच्छे से बोलें तो इसे अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअस हार्ड वर्क का होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क का होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे आपके डाउट्स आते हैं, सर डिप्रेशन में हूं, सर अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूं, सर मैं क्या करूं? तो बेटा आप ऐसा सोचते ही क्यों हो? आपकी ये निगेटिव थिंकिंग, आपका ये डिप्रेशन, आपका जो प्रेजेंट टाइम है उसको खराब कर रहा है। मैं तो कहता हूं अगर कोई एक प्रश्न है, ध्यान से सुनना, अगर कोई एक प्रश्न है तो उसका उत्तर भी अवश्य है। अगर एक प्रश्न है तो उसका उत्तर भी अवश्य है। और अगर एक टारगेट है, एक मंजिल है, तो उस मंजिल पर पहुंचने का रास्ता भी अवश्य है। बस वो रास्ता हमें दिखता नहीं है। हमें अपने कंटिन्यूअस हार्ड वर्क से, हमें अपने कंटिन्यूअस हार्ड वर्क से उस रास्ते को देखना है, उस रास्ते को देखना है। अब हम क्या होगा एग्जाम में, क्या होगा नीट में, कैसे क्या करूंगा, ये क्या के चक्कर को मत देखो बेटा। आप अपने प्रेजेंट को जीना सीखो। फ्यूचर के बारे में सोच के, पास्ट के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट खराब मत करो। क्योंकि ये जो आपका प्रेजेंट है, ये जो आपका वर्तमान है, ये आपके फ्यूचर या ये आपके भविष्य का एक आधार बनने वाला है। जो आज करोगे आप, जो आज करोगे वही फ्यूचर में आपको दिखेगा। तो अपने फ्यूचर और अपने पास्ट को देख के अपने वर्तमान को खराब मत करो, अपने प्रेजेंट को खराब मत करो। हाँ, अपने प्रेजेंट को इतनी अच्छी तरीके से जीना सीख लो, अपने प्रेजेंट को इतने अच्छे तरीके से जीना सीख लो कि तुम्हारा फ्यूचर डायमंड हो जाए, प्लेटिनम हो जाए। क्या मेरी बात समझ पा रही है? सर काश मैंने काम कर लिया होता। क्यों काश क्यों आया आपके जीवन में? ये काश वर्ड कहां से आया? आपको इस काम को करने से किसने रोका था? अपने जीवन से इस काश को हटा दो, काश को हटा दो। सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। काश मैंने कर लिया होता। बेटा आपको करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? जो समय खराब हो गया उसको भूल जाओ। एक स्टोन है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं, हमने उस पर वार करना शुरू किया, हैमर से मैंने उसको पीटना शुरू किया कि टूट जाएगा, पूरा प्रयास किया, 50 तक पहुंचे, नहीं टूटा, 60, 70, 80, 90, 95, 99 पे पहुंच गए, हिम्मत हार गई, ये नहीं होगा मुझसे। क्यों? समय तो नहीं खत्म हुआ, प्रयास तो आप अभी और भी कर सकते थे। दो स्टूडेंट्स थे, एक 99 पर हिम्मत हार गया, चला गया, नहीं मेरे से नहीं होगा। एक ने कहा नहीं, थक तो बहुत गया हूं लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा, उस नीट के एग्जाम के दिन तक कोशिश करता रहूंगा। और वो जैसे ही 100 बार ट्राई करता है, जैसे ही बेटा वो ट्राई करता है, वह पत्थर टूट जाता है, वो सफल हो जाता है। प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? दूसरी बात अगर मैं बात करूं, आप एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं, आप एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं, एलएन से जुड़े हैं, जहां आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे टेस्ट होगा, आपके फ्यूचर के बारे में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सोचना ही नहीं है आपको, सोचना ही नहीं है। नीट का एग्जाम कितना भी पोस्टपोन हो जाए, अगर मान लीजिए जैसे लास्ट बार की बात करते हैं, नीट का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, तो एलएन ने उस पूरे टाइम का, आपके नहीं, कभी भी हो नीट का एग्जाम, एलएन हमेशा आपके साथ है,
हर तरीके से, कभी रैपिड रिवीजन क्लासेस के थ्रू, कभी किसी एग्जाम्स के थ्रू, कभी मोटिवेशंस के थ्रू, कभी मैसेज के थ्रू, कभी टीचर्स के इंस्पिरेशनल वीडियो के थ्रू, हमेशा आपके साथ जुड़ा रहा, हमेशा आपके साथ जुड़ा रहा। ईच एंड एवरी फैकल्टी ऑफ एलन जो है वो डेडिकेटेड है आपका फ्यूचर बनाने के लिए। तो आपको केवल क्या करना है, अपना हार्डवर्क करना है। सर कब फॉर्म निकलेगा, सर एग्जाम का डेट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्यों पूछते हो ऐसे, क्यों पूछते हो बेटा ऐसे? पोस्टपोन हो या ना हो, जब फॉर्म निकलेगा आपके पास अपडेट पहुंच जाएगा। आप तो 1 अगस्त को अपना टारगेट बनाओ ना, 1 अगस्त को अपना टारगेट बनाओ और मेहनत करना शुरू करो। नहीं मुझे तो 1 अगस्त को नीट का एग्जाम देने जाना है, उस दिन हुआ बहुत अच्छी बात, पोस्टपोन हुआ तो कोई बात नहीं, उसके बाद एक और रिवीजन हो जाएगी। मत सोचा करो इसके बारे में, इस एडवर्स कंडीशन को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो। आप घर में हो, पढ़ाई करो, कहीं जाना नहीं है, रिवीजन ज्यादा करो। IQ किसी का कम ज्यादा नहीं होता, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क से कोई भी जीत सकता है। ये मैंने देखा है, ऐसे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं, क्लास के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने एग्जांपल देखे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि अपना बेस्ट दो, जीवन में आप हमेशा अच्छा करोगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सभी को? अब अपना जो दिन बचा हुआ है उन सारी चीजों को एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ, वीकली बनाओ, हमें कंप्लीट करना है, इस टारगेट को कंप्लीट करना है। आज का टारगेट ये है, आज शाम हुआ, हमने टारगेट डिसाइड किया, उसको अच्छे से पढ़ाई करी, हम बहुत थक चुके हैं लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी है, रात में बहुत अच्छी नींद आने वाली है। फिर कल के बारे में सोचना, आज अच्छा करो, आज अच्छा करो, अपने वर्तमान को अच्छा बनाओ, भविष्य अपने आप अच्छा और उज्जवल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में है? बोलो हाँ या ना। रिवीजन करना है, पावर ऑफ रिवीजन की ताकत आप जान चुके हो क्या होता है, उससे कभी पीछे हटना नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा बेटा कि आपको कभी कोई दिक्कत हो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपको होमवर्क बहुत सारे दे दिए थे, लास्ट मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया है, उसके पीछे रीजन बस ये था कि अब जो बचा है वो पूरा का पूरा होमवर्क हो गया है, उनको आप सॉल्व करिए। जहां पे डाउट आए, सबसे पहले आपके पास डिजिटल पर वीडियो सोल्यूशन है, उनको देखिए। अगर उस पर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब नहीं मिलते वहां पे, तो उनको ई सोल्यूशन से देखिए, वैसे मैक्सिमम वहां मिल जाएंगे जो डाउट वाले हैं आपके। ई सोल्यूशन से आप उसको सॉल्व करिए, ई सोल्यूशन का प्लेटफॉर्म भी एलन ने आपको दिया है। वहां से भी जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अभी कुछ और हमें एक्स्ट्रा चीज क्लियर करना है या डाउट्स है, आप हमको मैसेज करिए, मैं आपके लिए हूँ। जैसे आप बताइए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को उसका रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है? आप जब भी कोई डाउट पूछते हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को उसका रिप्लाई मिलता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मैसेज किया और आपको रिप्लाई ना मिला। ब्रॉडकास्ट ग्रुप मैंने बना रखा है और आपको मोटिवेशनल मैसेज भी जाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं जानता हूं आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अवेयर भी करना है, आपको इंस्पायर भी करना है, आपको कंटिन्यूस हार्डवर्क के लिए भी आगे बढ़ाना है, पॉजिटिविटी भी बनाए रखना है। तो एक टीचर का सारा धर्म जो है वो हमें निभाना है और हम सब निभाते हैं। ठीक है बेटा, अगर मेरे पास मोबाइल है और का मैसेज आए तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई करता हूँ। चलिए, तो आपका होमवर्क है, आप उस सारे होमवर्क को करिएगा। बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेरी बात सुन ले ध्यान से। हाँ, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैंने बताया था, मैं नंबर आपको भेज रहा हूँ। उसके लिए आपको अपना नाम, अपना बैच और अपना मीडियम मुझे मैसेज करना है। ठीक है, 20 ACH लिख के, 20 ACH, उसके बाद आपका नाम। तो आप मुझे मैसेज करेंगे इस नंबर पे, व्हाट्सएप आपको ऐड कर लिए जाएंगे, जब भी कोई इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक को मिल जाएगी। तो बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और प्यूरिफिकेशन जो आज मैंने पढ़ाया है ये, और साथ में एलिमेंटल डिटेक्शन भी एक बार। ठीक है बेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें आपको एक बार एनसीईआरटी से पढ़नी है और हर एक स्टूडेंट को मुझे मैसेज करना है। स्टार्ट करना है आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो उसको वापस से जल्दी से कंप्लीट करिए। तो हमने पूरी कोशिश करी है
फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने बहुत मेहनत किया। पूरी क्लास को 10/10 में देता हूँ, पूरी क्लास को 10/10 देता हूँ। और आपके ही हार्ड वर्क ने, आपके ग्रेस्पिंग पावर ने, मतलब आपके रिसीविंग एक्टिविटी को देखते हुए हमारी तरफ से भी मुझे और भी हार्ड वर्क करने का संबल मिलता था, मैं करता गया। ठीक है, इसी तरह से बस चाहूंगा, मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ विक्ट्री सेलिब्रेशन में। ठीक है, हाँ, तो विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी ये आज हमारी लास्ट क्लास थी यहाँ पे, फिर हम और आप एक दूसरे से मोबाइल या मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू जुड़े रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है बेटा, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए। पावर ऑफ रिवीजन को कभी मत भूलिएगा। शॉर्ट रिवीजन, पावर ऑफ रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन नोट्स एंड पावर ऑफ रिवीजन, यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। विश यू ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको एसीडी सर, जिसे आप लोगों ने एसिड सर बनाया है, एसिड सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहें कि आप जल्दी ही अपने पॉजिटिव गोल को, अपने मिशन को, अपने मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर जाने के ख्याल को पूरा करें। विश यू ऑल द बेस्ट।